सबसे पहले आप जैसे आते हैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका के बारे में, मतलब इस चैप्टर में आपको सबसे पहले साउथ अफ्रीका का एक बेसिक उधर जो पॉलिटी देख के जाना है कि साउथ अफ्रीका जो है ब्रिटिश का गुलाम था। वहाँ पर एक कानून था जिसका नाम है एपार्थाइड सिस्टम। इसी एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जो है वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाया था। इसलिए नेल्सन मंडेला को ट्रिजन मतलब देशद्रोह के आरोप में 1964 में और 7 लीडर के साथ साथ, ये सब हम यहाँ पर गौर करते जा रहे हैं, 1964 में 7 लीडर्स एंड नेल्सन मंडेला टोटल 8 लीडरों को जेल भेजा गया था। हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, मतलब उम्र कैद कहते हो। एंड ये कहाँ भेजा गया था तो उसका नाम भी आप पढ़ लीजिए, रॉबन आइलैंड में भेजा गया था। तो आपको इतना चीज़ें पढ़ के जाना है कि पहले ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल ने जब नेल्सन मंडेला वहाँ पर आवाज़ उठाए इनके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एंड द एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जब आवाज़ उठाए तो उनको जेल भेज दिया गया 28 साल के लिए। ये सारा पॉइंट्स आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट बात ये है कि आपको ये पढ़ना है कि ये एपार्थाइड या अपार्थाइड सिस्टम जो कहते हो ये है क्या बेसिकली। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, मतलब एक ऐसा कानून जो कि केवल साउथ अफ्रीका भर में था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जिस तरह भारत में जात होता है, कास्ट सिस्टम कहते हैं, उसी तरह अफ्रीकन कंट्री में रेसेस होता है। मेनली 3 रेस होता है, वाइट्स, ब्लैक्स एंड मिक्सड कलर, जिसको हम लोग कहते हैं नेटिव इंडियंस या कलर्ड भी कहते हैं। तो 3 होते हैं, गोरे लोग, काले लोग और एक मिक्सड कलर वाले लोग। तो जो अफ्रीका में रहने वाले काले लोग थे उनके खिलाफ जो अत्याचार का जो कानून था उसी का नाम है एपार्थाइड सिस्टम। तो आपको ये पढ़ के जाना है। इसी के बारे में और दिया गया है इस कानून के बारे में, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर एक सिटी का नाम दिया गया, पढ़ लीजिए, सिटी ऑफ दरबन। दरबन नाम का जो सिटी है वो एक बीच है, उस बीच में इस तरह लिखा हुआ है। तो आप ये पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग मतलब क्या, हकीकत है। ओके, इसके अलावा आपको ये पढ़ के जाना है कि ये जो आपके नेल्सन मंडेला थे ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे। तो आंसर इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और ये जो पार्टी है वहाँ की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि होंगे बहुत सारे पार्टी, लेकिन सारे पार्टियों का सबसे मेन पार्टी को कहा जाता है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एएनसी जो है वहाँ का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन, एक अच्छा सा लाइन है कि नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी होता है, व्हाट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो आत्मकथा होता है, आत्मकथा, उनका आत्मकथा का उस बुक का नाम क्या है, बायोग्राफी का नाम, तो उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आपको ये नाम याद रखे जाना है। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक जब आते हैं टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ भी आपको अफ्रीका के बारे में ही पढ़ना है। कैसे, साउथ अफ्रीका के बारे में। जैसे कि यहाँ पढ़ लीजिए, 28 ईयर का जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था इनसे हटा दिया गया क्योंकि उनको लगने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज़ जो है, ये लॉज जो है यहाँ पर लागू नहीं रख सकते, इनको हटाना पड़ेगा, वरना लोग हम लोग को, मतलब लोग अब नहीं सहेंगे, लोग अब रुकेंगे नहीं, हम लड़ाई हो जाएगा। इसीलिए फाइनली एपार्थाइड सिस्टम को हटाया जाता है और नेल्सन मंडेला और बाकी लीडर्स को छोड़ा जाता है। एंड फाइनली 26 अप्रैल 1994 को ये जो देश है साउथ अफ्रीका आज़ाद होता है और ये नया देश कहलाता है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये कहानी है, दिया गया है। उसके बाद नेल्सन मंडेला का एक वर्ड्स यहाँ दिया गया है कि नेल्सन मंडेला ने बोला था कि हम लोग जो है, मतलब अफ्रीकन्स जो है, साउथ अफ्रीकन्स, ये यहाँ के जो लोग हैं ये गुडनेस के लिए जाने जाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं, इसलिए भले हम पर अत्याचार हुआ लेकिन हम लोग उन पर अत्याचार नहीं करेंगे। और ये जो हम वर्ड बोले हैं अत्याचार, अगर आप ये पूछे ये भी कहीं लिखा है क्या, तो हाँ आंसर है, ये देखिए, ये रहा, एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार होता है। ओके, तो इन्होंने अपील किया अपने लोगों से कि ब्रिटिश के खिलाफ कोई तरह का अत्याचार ना करे। भले उन्होंने किया, वो लोग जैसे भी थे, लेकिन हम लोग अच्छे लोग हैं, गुड पीपल से, बिलीव इन गुडनेस। ओके, तो ये है आपका आंसर। अगर आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एक लाइन याद रखिएगा कि इस देश का जो संविधान है, साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, वो 2 टीम ने मिलकर बनाया। कौन कौन सा, तो आंसर है अफ्रीकन्स ने भी मिलकर बनाया एंड ये वाइट पीपल्स जो कि ब्रिटिश पीपल्स हैं, इन्होंने भी मिलकर बनाया। तो आपको ये भी याद रखना होता है। प्रियम्बल के बारे में आप आगे पढ़िएगा, इसलिए यहाँ से छोड़ रहे हैं। सीधा नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। यहाँ पर ये भी कुछ बेसिक बातें, चलो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट है फाइनली दुनिया में बनकर कब आया, 1994 में आया और ये एक लोकतांत्रिक देश बन गया। और एक और बात आप बीच में हम लग रहा है छोड़ रहे हैं, छोड़ दिए, ये रहा
द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री, मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं सबसे ज़्यादा लोगों को अधिकार देने वाला जो देश है अपने संविधान में वो है आपका साउथ अफ्रीका। अब ये संविधान क्या होता है अगर आप नहीं समझ रहे तो बस इतना सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ए सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है, कानून या नियमों का भंडार, या एक साथ जब बहुत सारे नियम एक जगह लिखे रहते हैं उनको कहते हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक हेडिंग है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग को संविधान चाहिए क्यों। तो यहाँ पर आपको यहाँ बस ये पढ़ लीजिएगा, 4 पॉइंट्स दिया गया है। हम शॉर्ट में ज़रा ये चारों पॉइंट को समझा रहे हैं। ये 4 पॉइंट नहीं, हम 4 पॉइंट बता रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही सिंपल रहेगा और बस वो रट लीजिए, आपके लिए काफ़ी रहेगा। ओके, तो वो 4 पॉइंट में से पहला 2 वर्ड सुनिए। फर्स्ट वर्ड इज़ गवर्नमेंट, सेकंड वर्ड इज़ पीपल। मतलब जो देश के लोग होते हैं उस लोगों को अधिकार देने का काम, मतलब राइट्स प्रोवाइड करने का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड लोगों को लिमिटेशन में रखने का काम भी किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब पहला आपका 2 पॉइंट सुन लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट्स टू द सिटीजन। सेकंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिंग्स द पीपल्स ऑफ द कंट्री इन ए लिमिटेशन। तो लिमिट में रखना भी एक लोगों को और लोगों को अधिकार देने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। इसी तरह गवर्नमेंट को पावर देने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन का। और गवर्नमेंट कितना तक काम कर सकती है, गवर्नमेंट को भी एक लिमिटेशन होता है, वो लिमिटेशन में भी कौन रखती है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 पॉइंट्स आप याद करके जा सकते हैं। इसके अलावा आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ पर एक लाइन है जो आपको समझना ये रहा कि वो सारा देश जहाँ पर लोकतंत्र हो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन सारा देश जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो ज़रूरी नहीं कि वो लोकतंत्र ही होगा। तो ये जो डेफिनेशन है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है। हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, अभी लगभग 7 मिनट का वीडियो हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले यहाँ पर आप ज़रा देखिएगा, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ का नाम दिया गया है, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, अबुल कलाम आज़ाद हो, या यहाँ पर भी आ जाइए राजेंद्र प्रसाद हो, या और भी सभी, हम बाकी नाम इतना बोल नहीं रहे हैं, चाहे वो बलदेव सिंह हो या और भी हैं यहाँ पर। तो ये जितनी भी पर्सनालिटीज़ दिया गया आपको, ये पर्सनालिटीज़ के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा कि इनके बारे में इस बुक में दिया क्या है। 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप या जो भी है आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक था आपका, ये रहा टॉपिक है आपका, हेडिंग जो भी कहते हो, ये रहा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पहला जो 2 टॉपिक था, पहला था कि साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कहानी पढ़ना था, उसके बाद आपने टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में भी साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा। लेकिन ये जो तीसरा टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना आप ये जानने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी लंबे कहानी दिया गया है। इवन हम एक वीडियो डाले हुए हैं, आप जाके वो अलग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। उसका हम लिंक चाहे तो इस वीडियो में डाल देंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक वीडियो हम डाले होंगे, ज़रा वो देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, आप और अच्छे से समझ लीजिएगा। वही है, 10 मिनट के नीचे का ही वीडियो होगा, देख लीजिएगा। ओके, एंड कुछ नाम टाइप पूछिएगा तो यहाँ पर कुछ बातें फिर भी आप रट के जाइएगा, जैसे कि 1931 में कराची सेक्शन हुआ था, इसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखा था फंडामेंटल राइट का। और उसी में ये एक और बात, उसके चेयरपर्सन थे वल्लभ भाई पटेल। और ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा, मतलब 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ने एक ड्राफ्ट लाया था। ड्राफ्ट बेसिकली होता क्या है, कोई भी कानून लोकसभा या राज्यसभा आने से पहले जब बनाया जाता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं। जैसे ही लोकसभा राज्यसभा में उनको प्रस्तुत किया जाता है वो बिल कहते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर मोहर मारता है वो एक्ट कहलाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप जान सकते हैं यहाँ से, हम ज़्यादा लेंथी नहीं बताना चाहते हो कि। उसके बाद यहाँ पर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में पहला चुनाव होता है। और इस चुनाव के बाद चुनाव होने का बात किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसके तहत चुनाव होता है 1936 में एंड 1937 के बीच में। और भारत के पहले पीएम बिफोर इंडिपेंडेंट कहिए, ओके, या बिहार के पहले पीएम बिफोर इंडिपेंडेंट, आज़ादी से पहले बिहार या भारत का पीएम कौन था, उनका नाम है मोहम्मद यूनुस, YUNUS। ओके, तो ये कुछ कहानियाँ हैं। आज़ादी के बाद तो जवाहरलाल नेहरू है, आज़ादी से पहले ये थे, क्यों थे, कैसे थे, तो ये भी लिखती है। चलिए शॉर्ट में बता देते हैं, बस इतना सुन लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जब इलेक्शन होता है 1935 के बाद, तो उस टाइम में भारत जो अलग अलग प्रोविजन्स में डिवाइडेड था, जैसे कि बंगाल प्रोविजन, बिहार प्रोविजन, यूनाइटेड प्रोविजन्स, तो बहुत सारे प्रोविजन थे। ओके, और इसी प्रोविजन्स में से सबसे पहला जो प्रोविजन्स में चुनाव का रिजल्ट आया था वो था बिहार प्रोविजन का रिजल्ट। इसलिए जो बिहार के जो पीएम खड़े थे वही देश के पीएम कहलाते हैं, पहले पीएम। ओके,
तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद कुछ कहानियाँ हैं कि इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो अलग-अलग जगह से लिया गया है। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी थोड़ा-सा यहाँ पर ज़िक्र है। मतलब बात वही है, अगर आपसे कोई कह दे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या पूरी तरह हमने बनाया क्या? बनाया हमने है, लेकिन उसमें जो भी लिखा हुआ जो चीज़ें हैं, मतलब द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली अलग-अलग जगह से लिया गया है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जैसे कि रशिया से लिया गया है थोड़ा-सा, जैसे कि यूएसए से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मतलब बहुत सारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको आज़ादी के बाद हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट या तो संसद भवन कहते हैं, और इसी के अंदर आता है लोकसभा और राज्यसभा। तो यही सब है, आप लोग जान सकते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उनको ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसके बाद यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, तो ये कुछ बातें बस याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, पहला उनका मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसका फाइनल जो बन के तैयार हुआ था, आपने पढ़ा होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये कब तक चला? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला, एंड 26 जनवरी 1950 को 1950 को ये लागू हुआ था। तो ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक बात है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो ज़रा ये समझिएगा, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस में बस इतना फ़र्क होता है कि इंडिपेंडेंस में देश जो है ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, लेकिन रिपब्लिक डे में ये कहा जाता है कि अब यहाँ पर अपना खुद का संविधान रहेंगे, खुद का कानून रहेगा, और ये देश जो रहेगा अपने कानून के मुताबिक चलेगा। और इस कानून को जो कानून के बाद एक वर्ड होता है रिपब्लिक में, उसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। तब कहलाता है जब उस कंट्री के हेड जो होते हैं, जो सबसे बड़े आदमी जो होते हैं, सबसे बड़े मतलब अमीर आदमी नहीं, जैसे कि प्रेसिडेंट, ओके, जब देश के प्रेसिडेंट या तो फर्स्ट पर्सन जब इलेक्टेड हो, तो वो रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट है। चाइना इज़ ए रिपब्लिक कंट्री क्योंकि वहाँ भी प्रेसिडेंट है। अमेरिका इज़ ए रिपब्लिक कंट्री क्योंकि वहाँ भी प्रेसिडेंट है। लेकिन क्या इंग्लैंड या ब्रिटेन जो कहते हो, क्या ये आपका है क्या रिपब्लिक है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर मोनार्की होता है। जो रूलिंग फैमिली है, मतलब जो फैमिली है वहाँ का, बेसिकली वही आज भी वहाँ पर रूल करता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट है, ये अलग बात है, लेकिन वहाँ पर हेड ऑफ़ द कंट्री जो है, या हेड ऑफ़ द स्टेट जिसको कहते हैं, वो वहाँ के फैमिली ही रहता है, ओके, किंग रूल से ही रहता है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें आपको पढ़ना था। उसके बाद यहाँ पर आप आइएगा तो कुछ वर्ड्स पढ़ना है, क्लॉज क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, ये सब आपको दिया गया है सबसे लास्ट पेज में। ग्लोसरी में अगर आप आइएगा तो यहाँ पर देखिए ये सब दिया गया है, तो आप यहाँ से ये कर लीजिएगा, ये भी बेटर आपके लिए रहेगा। वापस आ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब पढ़ने के बाद कुछ गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वही देखिए, गाइडिंग वैल्यूज़ का मतलब ये कि अलग-अलग नेता ने, लोगों ने क्या कहा था, थिंकर्स, इसको थिंकर्स कहते हो। जैसे कि मेरा कुछ अपना व्यू पॉइंट है, आपका कुछ व्यू पॉइंट हैगा, सबका अपना-अपना कुछ आइडियोलॉजीज़ रहता है। तो वही आइडियोलॉजीज़ को कहते हैं ग्रुप, सेट ऑफ आइडियाज़ इज़ कॉल्ड फिलोसफी। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फिलोसफी, तो ये सुन लीजिए। देन द ड्रीम एंड प्रोमिसेस की, वही कि गांधी जी का कुछ सपना था, उन्होंने बुक में क्या लिखा था, उनका बुक का नाम था यंग इंडिया, उनका मैगज़ीन था बेसिकली, बुक नहीं, हाँ मैगज़ीन या बुक कहिए। तो ये सब है। तो ये सब कुछ कहानी आप लोग पढ़ना तो ये पढ़ सकते हैं, जो भी इनका कहना क्या था, इन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला। एंड नेहरू जी का जो भाषण था आज़ादी के वक्त, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो देश जो है, भारत देश, अपनी आज़ादी का खुशी मना रहा होगा। तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो यही है, मतलब उस भाषण का थोड़ा-सा टॉपिक्स यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड और भी सारे लीडर, जैसे हम बोले, यहाँ भी कुछ लीडर्स का नाम है, आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा मेन टॉपिक पर अगर आप आते हैं तो अगला जो चीज़ है, देखिए यहाँ पर प्रिएम्बल पढ़ना है। प्रिएम्बल बेसिकली होता क्या है, जब देश का संविधान, जो कि बहुत ही लेंथी होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही पेजेस का होता है, आप पूरा अगर नहीं पढ़ पाइएगा तो कम से कम जो है उसका प्रिएम्बल पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो देश कैसा देश है। जैसे कि इंडिया का प्रिएम्बल क्या कहता है, इंडिया का प्रिएम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो इंडिया कैसा देश है, ऐसा देश है। सोवरेन मतलब ना दूसरों पर गुलाम कर रहा है, ना
खुद किसी का गुलाम है, उसको सॉवरेन कहते हैं। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, सेकुलर मतलब जो कि सब धर्मों को इक्वली रेस्पेक्ट देता हो, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब जहाँ के हेड जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं। इन्हीं सब का वर्ड साइड में भी दिया गया, पढ़ लीजिएगा। मतलब बन क्या ये पूछ ही देता है एग्जाम में सीधा कि डिफाइन सोशलिस्ट, डिफाइन सोवरियन, या व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। तो ये सब आता ही आता है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। ये साइड बॉक्स ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप पूछिएगा क्या पढ़ना है, तो सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कहिए या 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट कहिए या मेन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कहिए। बेसिकली 3 ऑर्गन होता है गवर्नमेंट के, आपने पढ़ा होगा, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाने का काम करता है, एक्जीक्यूटिव कानून लागू करने का काम करता है, या तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कहते हो, एंड या तो एक्जीक्यूटिंग ऑफ लॉ। एंड तीसरा जो होता है जुडिशरी, उसका काम होता है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्विंग द डिस्प्यूट। कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने का काम होता है। तो इस तरह बेसिकली 3 नाम आपको पढ़ना था वो इस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में, और इसको पढ़ने के बाद आपका चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये ग्लोसरी प्लीज़ पढ़ के चले जाइएगा। एंड ये एक्सरसाइज बनाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग इसको इग्नोर रखता है। एक्सरसाइज पढ़ लीजिएगा। एंड सबसे स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ छोड़ दिया क्योंकि वो आसान होता है, वो होता है ये चीज़ ओवरव्यू। ओवरव्यू में बेसिकली ये बताया जाता है कि आप चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, आप क्या पढ़ कर आए हो, आप क्या सीख लोगे। तो ये सब बस लिखा रहता है, ओके। तो इस तरह लगभग 17-18 मिनट के वीडियो में हमने ये पूरा बताने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ चेंजेस अगर लाना है तो प्लीज़ सजेशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जो भी है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही।